अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सरदार मोहम्मद नवाज। आइए बात करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद याहिया नूरी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपके बारे में है कि आप प्रोफेसर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी हैं एंड यू आल्सो हेडिंग द डिजिटल लर्निंग सेंटर ऑफ डाउ यूनिवर्सिटी। ये ट्रांजिशन कैसे मेडिकल से डिजिटल साइड किस तरह? थोड़ा बहुत तो शौक मुझे पैदा हो गया था जब मैं सीबीएम में एज अ विजिटिंग फैकल्टी काम करता था। तो एक साहब से हमारी मुलाकात हुई, तारिक असलम कुरैशी साहब। ओके। सो ही वाज देन वर्किंग एट मल्टीनेट। हम्म। तो मल्टीनेट का एक वेंचर था हमवेल। सो उनसे इन्विजिलेशन के दौरान थोड़ी सी दोस्ती हो गई। सही। एंड क्योंकि वो टेक्नोलॉजी वाली साइड के आदमी थे, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, ये आप क्या किन चक्रों में लगे हुए हैं? दुनिया डिजिटलाइज होने वाली है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 2016-17 होगा कोई। उस वक्त कोविड भी नहीं आया था और हमें ठीक है। कुछ नहीं पता था। तो मुझे कहने लगे कि आपको पता है कि ये टीचिंग कंसल्टेशन सारी ऑनलाइन चली जाएगी। और उस जमाने में ऑनलाइन का नाम सुनते ही हमें सही। एक, उसको कहते हैं ना कि वॉमिटिंग किसी कैफियत लोगों को आने लगती थी। सही। तो मेरे लिए भी ऑलमोस्ट ऐसे ही था। तो मुझे नहीं बात समझ आई। ठीक है। लेकिन बहरहाल मैंने कहा यार, पढ़ा लिखा आदमी है, कुछ कह रहा है तो मान लेते हैं, सुन लेते हैं, देखते हैं इधर उधर दुनिया में क्या हो रहा है। दैट वाज माय फर्स्ट, समझ लें कि, इंक्लिनेशन टू गो डिजिटल। फिर इत्तेफाक की बात है कि मल्टीनेट ने ही एक हेल्थ केयर वेंचर शुरू किया जिसका नाम था हमवेल। ठीक। सो इट इज अ प्राइमरी केयर सेटअप। और उसमें आई स्टार्टेड वर्किंग विद तारिक साहब एज कंसल्टेंट सोशल मैसेजिंग एंड एडवोकेसी। ठीक है। तो हम वीडियोस करते थे, सही। ब्लॉग्स लिखते थे और इस तरह के काम करते थे। तो 2 साल चला स्टॉप करिए। मल्टीनेट स्क्रिप्ट के ऊपर कुछ का मैं ये जो लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट था आप हमवेल। क्वेश्चन और उठा उस के 2 साल व्हाट्सएप पे अपने में आप। मैंने कम से कम कैमरा को फेस करना सीख लिया। मुझे कैमरा पे बात करना आ गई। और कॉन्फिडेंस का जो मसला था थोड़ा बहुत वो हल हो गया, क्योंकि ऑनलाइन बात करने में और क्लास में बात करने में बड़ा बहुत फ़र्क फ़र्क होता होता है। है। फिर यहाँ से कहानी थोड़ी आगे गई। और 2022 में मेरी फाइनल प्रमोशन हुई यूनिवर्सिटी में, तो मैं मेन कैंपस में आ गया। वहाँ हमारे एक सीनियर थे, प्रोफेसर ज़ुबैर साहब, हैं रादर। तो ज़ुबैर साहब ने मुझे कहा कि भाई, मैं ये डिजिटल लर्निंग सेंटर रन करता हूँ, अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो बताओ। इट वाज अ हेल यस। हुँ। क्योंकि मैं वैसे भी अब कोविड के बाद, पोस्ट कोविड, ये सोच रहा था कि यार डिजिटल अरीना में कुछ करना चाहिए, क्योंकि सही। टीचिंग और दूसरी सारी चीज़ें जो भी हम करते हैं वो डिजिटलाइज हो रही हैं। तो दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी। और राइट। आई सेड यस टू इट। ठीक। और बस उसके बाद फिर गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी चल पड़ी। अच्छा, हमने नमूद के बारे में बहुत सुना है और देखा भी है, और फिर हमने सिलसिला देख रहे हैं किस तरह आप पर्सनल ग्रोथ के ऊपर और पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। थोड़ा नमूद बताएँ, है क्या और स्टोरी क्या है पीछे इसके? स्टोरी लंबी है, लेकिन ये कि मैं आपको कोशिश करता हूँ मुख्तसर करके सुनाऊँ। सही। सो पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर मैंने लिखना शुरू किया था तकरीबन 2017-2018 में। आई रियलाइज कि ये वो एरिया है, जब हम बच्चों के इंटरव्यूज़ करते थे जॉब्स के लिए, या बच्चे मेरे पास आते थे या हम उनके सीवी देखते थे, जो भी दूसरे इस तरह के काम होते थे, हमें नज़र आता था कि यार इनके अंदर इस चीज़ की बहुत कमी है। सॉफ्ट स्किल्स हो गए, सीवी कैसे लिखना है, भेजना कैसे है, बात कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा कि यार कुछ ना कुछ इसके ऊपर करना चाहिए, तो आई स्टार्टेड राइटिंग। राइटिंग मेरा प्रेफर्ड मीडियम है। अब जनाब ये सिलसिला चलता रहा। सही। आई हैव अ लार्ज रीडरशिप अल्हम्दुलिल्लाह। फेसबुक पे 10-15 हज़ार लोग हैं। अब उनमें से नज़र कितनों को आती है वो एक अलग बात है, बिल्कुल ऐसे ही। मगर हैं। व्हाट्सएप के ऊपर जो मेरे डेडिकेटेड ग्रुप्स हैं उस पर भी हुँ। 5-7 हज़ार लोग तो हैं। तो इतने लोगों तक मैं भेजता हूँ, कितनों तक पहुँचती है, कितने लोग देखते हैं, ये एक अलग सही है। बात है। अच्छा, यहाँ से ग्रेजुअली ये ख्याल आना शुरू हुआ कि भाई हम कुछ और भी करें। हमने सही है। वीडियोस वगैरह बनानी शुरू की। वीडियोस का मुझे इतना बहुत ज़्यादा कोई शौक नहीं है। सही। मैं आई वांट टू बी पब्लिकली अननोन, राइट, यूँ कह लें। ये एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट है जिसको मैंने रिजॉल्व कर लिया है कि मैं बहुत ज़्यादा कोई मशहूर नहीं होना चाहता। आई एम सही। हैप्पी लाइक आई एम। आई डोंट वांट टू बी अ पब्लिक फिगर। तो हमने कहा कि चलो कुछ और सिलसिला इसको आगे बढ़ाते हैं। फिर कुछ ऐसे वाक़यात हुए, उसमें से एक रोल सबसे अहम जो है वो डॉक्टर शाहिद कुरैशी का है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर शाहिद कुरैशी तो एक एक लेजेंड है हमारे लिए, एक मेंटोर हैं बेहतरीन। सो आई वाज लिसनिंग टू हिम, हिज इंटरव्यू विद मुजम्मिल टीबीटी। बिल्कुल।
दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपोजर विद डॉक्टर शाहिद कुरैशी। Right. मैं मुजम्मिल के इंटरव्यू सुनता हुआ जाता था जब मैं गाड़ी चलाते हुए यूनिवर्सिटी जा रहा होता था। डॉक्टर साहब ने अपनी वो इफेक्चुएशन थ्योरी जब बयान की तो मेरे तो कहते हैं बाल भी खड़े हो गए तकरीबन गाड़ी चलाते। मैंने कहा यार मतलब इतना कुछ किया हुआ है, अभी तक इसमें से कुछ अप्लाई प्रॉपरली नहीं होना शुरू सिवाय लिखने के। सही। व्हाई नॉट आई शुड स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन। राइट। बट द आइडिया वाज कि आई विल स्टार्ट इट आफ्टर आई गेट रिटायर्ड। ओके। अभी तो मैं यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत है खामखा कुछ और करने की, और गाड़ी सही। अच्छी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग व्हाट आई वांट। उसके बाद एक सर्टिफिकेशन थी। फिर सवाल यही कि जी बहुत सारे लोग मशवरा लेने के लिए आते हैं, तो मैंने कहा यार एक कोचिंग सर्टिफिकेशन कर लेते हैं। तो हम कामरान साहब के पास पहुंच गए, कामरान सुल्तान साहब के पास। ठीक। वहाँ उनका एक कोर्स था ऑनलाइन लाइफ कोचिंग का जो कि एसिंक्रोनस था, मुझे सबसे अच्छा वही लगा तो वो शुरू कर दिया। अच्छा, और तीसरा काम ये हुआ कि मेरे एक दोस्त हैं मुदस्सिर कामरान साहब के बहुत पुराने ट्रेंड हैं और मेरे 1 साल जूनियर हैं, बट ही इज़ एन इंजीनियर। KTDMC में वो लर्निंग एंड डेवलपमेंट भी देखते हैं, manufacturing.pk उन्होंने खुद बनाई है और उसको चलाते हैं। क्लैरिटी, आई एम हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग, और मैं बहुत खुश हूँ, मेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। व्हाई शुड आई डू समथिंग एल्स। तो मैं जब रिटायर हो जाऊंगा तो फिर मैं ये काम शुरू करूंगा। तो उसने मुझसे एक सवाल किया, कोच का काम ही सवाल करना होता है। बिल्कुल। उसने कहा कि या भाई आपको क्या पता कि जब आप रिटायर होंगे तो आपकी हेल्थ कैसी होगी, आप कुछ कर पाएंगे भी कि नहीं कर पाएंगे। दूसरा सवाल ये है कि क्या पता आप इसलिए खुश हैं कि आप अपनी 30% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। ठीक है। तो मोर देन हैप्पी, दैट्स वाई, बिकॉज आप अपने पोटेंशियल को यूज ही नहीं कर रहे। मेक इट इन सच अ वे कि यार देखो दो किस्म की पब्लिक है, एक वो है जो इन्वेस्ट करती है अपने अंदर, दूसरी इन्वेस्ट कर नहीं सकती या करना नहीं चाहती। सही है। तो दोनों के लिए डिफरेंट ईयर्स होंगे, बट आई वांटेड टू डू समथिंग जिसमें मुझे मज़ा भी आए और मेरी लर्निंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी फ़र्क पड़े। ठीक। क्योंकि एक और मेरे कोच कम फ्रेंड हैं अदनान भाई, अदनान हुसैन, ही इज़ एन ICF सर्टिफाइड कोच। तो अदनान भाई ने मुझसे एक बड़ा अहम सवाल किया कि व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप विद मनी, एंड दैट चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्योंकि मुझे ये था कि यार मैं तो अपना दिया हुआ उधार भी किसी से नहीं मांग सकता, ठीक है। तो मैं चार्ज कैसे करूंगा किसी चीज़ का। उन्होंने मुझे ये कहा, एंड दैट वाज अ लाइफ चेंजिंग कन्वर्सेशन। अगेन दैट्स व्हाट कोचेस डू। एग्री। यार अगर आप चार्ज नहीं करेंगे तो आपको जो कुछ आगे करना है उसके लिए आप पे भी नहीं कर सकते। सो कोई कहीं से कंट्रीब्यूट आपको करेगा तो या तो आप मांगते रहे जाके, तो भाई मैं क्यों मांगू किसी बंदे से, मतलब मैं क्यों उधार लेके या मैं किसी से खैरात लेके जाऊँ और कि मुझे कोर्स करना है। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, एंड देन आई स्टार्टेड। एक दिन फिर मुदस्सिर वाली कन्वर्सेशन के बाद नमूद जो है ना वो लाइव हो गया। लाइव हो। एंड आई वाज थिंकिंग कि यार ये आपको जाहिर है मार्केटिंग आप पढ़ाते हैं, आपको सेगमेंटेशन करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो मेरे जहन में ये था कि यार ये प्रीमियम कोर्सेज होंगे और जिसका दिल चाहेगा करेगा, नहीं करना चाहेगा तो नहीं करेगा। स्टार्ट विद 2 कोर्सेज, एक है पर्सनल एक्सीलेंस, एक है लीडरशिप एक्सीलेंस। तो अगर आप काम नहीं करते कहीं बाहर, घर पे रहती हैं, खातून है, बच्चा है, तो पर्सनल एक्सीलेंस पे, अदरवाइज वो लीडरशिप एक्सीलेंस है। उसके बाद जो सेकंड लेवल है ना, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। सो हम इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं। अच्छा, मेरे 2 कोर्सेज के दौरान, अब मार्केटिंग के आदमी हैं, आपको पता होगा कि जिस टाइम पे एक बंदा खत्म कर रहा होता है, दैट इज द बेस्ट टाइम टू सेल अनदर कोर्स। अग्री। बट आई गिव अ मैंडेटरी 3 मंथ ब्रेक, उसके बगैर हम दूसरा कोर्स स्टार्ट ही नहीं करते। फिर आपका दिल चाहे तो आप आए, आपको जरूरत महसूस हो, नहीं हो तो आप बस ये लेके चले जाए, आपकी मर्जी। और अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं लोग। उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस खत्म होता है 3 मंथ्स में जाके, एंड देन यू गो ऑन अनदर ब्रेक। ठीक है। फिर नेक्स्ट लेवल है जिसको हम कहते हैं माइंड मास्टरी। माइंड मास्टरी, NLP, हिप्नोसिस एंड ऑल दैट, इसका एक पॉजिटिव साइकोलॉजी, CBT, इन सब चीज़ों का एक मिक्सचर है। बीच में एक डिफरेंट कोर्स है जिसको हम कहते हैं बिल्डिंग द ब्रांड यू, दैट्स पर्सनल ब्रांडिंग। सो बिल्डिंग द ब्रांड यू आप कहीं भी कर सकते हैं, उसके लिए ये गैप वाली रिक्वायरमेंट भी एज सच नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि यार कुछ गैप आप ले लें, इसलिए कि जो कुछ आपने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर आपने पिछले कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया तो फिर मेरे पास आके आपने क्या करना है, आप वो सर्टिफिकेट ही जमा करना है तो किसी और से कर लें। मुझे अगर चेंज होता हुआ नज़र नहीं आएगा तो फिर मुझे मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये काम करने का पर्पस ये है कि अगर आप मेरे पास बैठे हुए हैं तो आप जब मेरे पास आएँ और मेरे पास जाएँ तो आप एक डिफरेंट इम्प्रूव हुए हुए शख्स। बट इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं एम मैनेजिंग अबाउट 30 पीपल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नाइस, जबरदस्त। अच्छा, आपने पर्सनल ब्रांडिंग पे काम किया, नमूद के थ्रू आपके पास तकरीबन 30 लोग आ गए, फिर आप स्टूडेंट्स को भी काफ़ी डील कर रहे हैं, और मज़े बात रिगार्डलेस ऑफ देयर डिसिप्लिन्स, लाइक वो मेडिकल के भी हो सकते हैं, वो बिजनेस स्कूल के भी हो सकते हैं। आपको क्या फ़र्क नज़र आया
द पीपल बिफोर दिस जनरेशन, जो रिसेंट जनरेशन है और जो अब जनरेशन है, उनमें क्या आपको एक फ़र्क नज़र आ रहा है कि जी लीडरशिप के हवाले से या पर्सनल ब्रांडिंग में क्या आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है? उनकी लर्निंग कैपेसिटी डिफरेंट हो गई है या उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती जा रही है या मार्केट में चेंज बहुत बड़ा आ रहा है कोई, जिसकी वजह से एक chaos सा सिचुएशन है विद इन द कॉर्पोरेट स्पेशली। तो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इसके ऊपर? अभी वाली जो आपकी डिजिटल जनरेशन है ना, ये काइंड ऑफ मजलूम है। हम्म, मजलूम इन अ सेंस कि जब मैं और आप छोटे थे ना, तो उस वक्त तो मोबाइल फ़ोन होता ही नहीं था। सही। मुझे उम्मीद है कि आपके छोटे में भी नहीं होता होगा, मेरे हाँ पास तो नहीं बिल्कुल, होता था। मेरे पास भी नहीं था। सबसे और पहला मसला तो ये है कि उसके पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, दे आर एक्चुअली किलर्स ऑफ कंसंट्रेशन। आप जब फोकस नहीं कर सकते, कंसंट्रेशन नहीं कर सकते, तो नतीजा ये निकलता है कि आप कोई काम टिक के नहीं कर सकते। तो वो एक तरह से मजलूम है और अनफॉर्चुनेटली उसको अपनी मजलूमियत का पता भी नहीं है। ठीक है। जाहिर है ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स मैं और आप यूज़ करते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जो भी है, ये अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं ना, मेरे बिल्कुल और आपके फ़ायदे के लिए तो काम नहीं करते। और इनका सही। फ़ायदा ये है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा इस ऐप के ऊपर हुक्ड रहें। हुक्र सही है। और उसके लिए वो सारे वो मेथड्स यूज़ करते हैं जो कैसीनो में यूज़ होते हैं, जो एडिक्शन में यूज़ होते हैं। तो दे हैव साइंस बैक्ड नॉलेज कि हमें हुक कैसे करना है। और हम बेचारे मासूम, मज़लूम, हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, बिकॉज़ हमारे पास वो सही है। नॉलेज भी नहीं है। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जी एक तरफ फोकस किया जाए। ये इस जो अभी की जनरेशन है, इसका सबसे बड़ा चैलेंज। अच्छा, मैं बड़ों से के साथ भी काम करता हूँ जो मेरे सेम एज ग्रुप के लोग हैं, और कुछ बड़ों ने अपने बच्चे भी मेरे हवाले कर दिए कि जी इनके साथ आपने काम करना है, सही। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चों का चैलेंज ये है कि सबसे पहले तो उनको फोकस होना चाहिए, और वो फोकस डिस्ट्रैक्शन के बीच में फंसे हुए हैं। फोकस उनको और डायरेक्शन डिस्ट्रैक्शन भी के नहीं बीच में। है, उनके साथ में हमारे साथ ये मसला है। हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं वो पिछले ज़माने का लिखा हुआ है ना। ठीक है। जो ज़माना इस वक्त मौजूद है, हमें तो उसके बारे में भी ढंग से नहीं पता, हम्म। और जो ज़माना आगे आने वाला है उसके बारे में मैं और आप तो प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो हम पुराने ज़माने का भी पढ़ा रहे हैं या चले हम सिस्टम्स को देख भी रहे हैं कि यार नया एरा आपको किस तरह अपडेट कर रहा है, लेकिन ये कॉर्पोरेट में अमल होते हुए नज़र नहीं आता। ठीक है, लाइक अभी किसी से जिक्र हो रहा था, बल्कि हम बैठे हुए थे गैदरिंग में और उधर हम बातचीत कर रहे थे। उनका यार हमें प्रॉब्लम ये आ रही है जेन जी का, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो बहुत डिफरेंट डायलेक्ट में बात करती है, उसके एटीट्यूड की डेफिनेशन डिफरेंट है, उसके रिस्पेक्ट की डेफिनेशन भी डिफरेंट है। ठीक है। मुझे याद है कि हम अपने वालिद साहब से इतना फ्री होके बात नहीं कर सकते थे, या वो अंदाज जो था वो मोतबाना होता था हमारा, उसमें हम यार वाला वर्ड खास तौर पे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। लेकिन अब वाली जनरेशन जो है वो कॉर्पोरेट में भी स्लैंग वर्ड्स का इस्तेमाल या इनफॉर्मल अल्फाज या जुमले का इस्तेमाल करती हैं, दैट इज़ वेरी कॉमन नाउ। आप एड्स देख लें, टीवी एड्स के अंदर भी यही सिलसिले हैं। वहाँ उर्दू एक अलग ही अंदाज का उर्दू चल रही है जो स्ट्रीट लैंग्वेज के तौर पे होती है। लेकिन अब इस चैलेंज, वो जो हम डिस्कशन कर रहे थे, बेसिकली वो चैलेंज ये था कि यार जो नॉन जेनजी जनरेशन जो पीछे वाली है और वो एक पोजीशन से बैठी हुई है, अभी जैसे वो बता रहे थे जी हमें शिकायत ये कि जी वो हमारा नाम लेके हमसे बात करती है। ओह, ठीक है जी। एक एचआर की खातून ने मुझे कॉल की, उसने कहा याह्या, हाँ। और मुझे दोनों कानों को सुन के ऐसा लगा कि कि इस तरह तो मुझे यूनिवर्सिटी में मतलब मेरे सीनियर्स भी नहीं बुलाते। सीनियर्स भी नहीं बुलाते। तो तो वो बहुत डिफरेंट है। अच्छा, ये यूएस यूरोप में ये नॉर्मल है बहुत, इवन पीएचडी डॉक्टर्स प्रोफेसर्स वो भी अपना को कहते हैं प्लीज डोंट यूज डॉक्टर्स, ये नॉर्मल है, क्योंकि वो कल्चर है, उसी को हम कॉपी यहाँ पे कर रहे हैं, हमारा जेंजी कर रहा है। एंड अब इस चीज को आप एड्रेस कैसे करेंगे? आपके पास क्या लगता है? क्योंकि अब वी आर गेटिंग इनटू माइनॉरिटीज, क्योंकि अब हायरिंग हमने उन्हीं की करनी है, और वो एक, आई वोंट कॉल देम रेबलियस, बट दिस इज हाउ द थिंग्स आर गोना बी। तो वो किस तरह आप डील करते हैं? आप कैसे समझते हैं कि अपनी इस ब्रांडिंग और पर्सनल ग्रोथ में आप किस तरह उस चीज को इंडक्ट करवा सकते हैं? देखें, या तो आप खुद चेंज हो जाएं हम्म। या उनको चेंज कर लें, तो वो तो चेंज नहीं होंगे। वो तो चेंज नहीं वो एक होंगे। नए ज़माने की जनरेशन है और उसके अपने तौर तरीके हैं। बिल्कुल। सो आपको वर्क प्लेस को मॉडिफाई करना पड़ेगा, आपको एजुकेशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये दिमाग में से अटेंडेंस का जो खन्नास है ना, ये निकालना पड़ेगा। अटेंडेंस एक बहुत बड़ी रुकावट है। एक पेन है। बिल्कुल।
पेन है जी, कहीं किसी को 80% चाहिए, किसी को 90% चाहिए। द पॉइंट इज कि मैं जो कुछ लेक्चर के अंदर खड़े होकर डिलीवर कर रहा हूँ, अगर वही चीज उसको घर पे बैठ के बिस्तर पे लेट के मिल रही है तो व्हाई वुड ही कम टू मी। ठीक है, उसको अपनी पेस पे बढ़ा सकता है। अगर वो, मैं बहुत सारी चीजें ऑनलाइन करता हूँ, तो मुझे अगर लगता है कि यार ये बंदा स्लो जा रहा है, मैं उसको 1.5x पे करके सुनता हूँ। ठीक है, अच्छा, वो उसको बता दूंगा कि जी आपकी बात में 1.5x पे करके सुन रहा हूँ, तो उसको बुरा लगेगा, लेकिन अब क्या करें, मैं उस ऐसे ही प्रोसेसिंग ऐसे। स्पीड के साथ नहीं चल सकता। वो चीज उसको घर पे लेट के मिल रही है, अगर उसके अंदर एनिमेशन वगैरह मौजूद है तो वो मुझसे बेहतर कर रहा है। ठीक है, मेरे पास एक चीज है जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो कोई भी ऑनलाइन नहीं दे सकते। लेवल जो है वो नहीं दे सकता। ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दिस एनवायरनमेंट ठीक इज है, वेरी कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक। तो वो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक आप ऑनलाइन से नहीं कर सकते, उसके लिए आपको यहाँ का बंदा चाहिए। तो मेरी अभी तक जो रिक्वायरमेंट है कि मैं उस सिस्टम का हिस्सा हूँ और मेरी ज़रूरत है, वो ख़त्म नहीं हुई है, कम हो गई है। सही। सो आपको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। फिर आपको दूसरा काम ये करना पड़ेगा, थोड़ी सी आपको इस जेंजी की तरबियत करनी पड़ेगी। यार देखो, अगर कंसिस्टेंसी नहीं है, हुँ, मैं किसी एक इंटरव्यू सुन रहा था, आई थिंक 2 सीईओज बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी सी लेवल पे आगे जाके बड़ा खतरनाक किस्म का बहरान पैदा होने वाला है। और ये बहरान क्यों पैदा होगा? क्योंकि ये लोग टिक कर काम नहीं करते। 1 साल 2 साल 3 साल काम करते हैं और कहीं चले जाते हैं, कोई दूसरी जगह तलाश कर लेते हैं। सो किसी जगह पे भी उन्होंने इतने अरसे काम नहीं किया हुआ होता कि ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकें जो कि लंबे अरसे तक चलने वाली है। ठीक है। तो जब एक्सपोजर ही नहीं है, इतने अरसे तक किसी चीज़ को चलाया ही नहीं, तो वो उस सी लेवल पे जाके काम कैसे करेगा? लेकिन आपको, अगर हम इसकी तरबियत भी करते हैं और जब वो वहाँ जाता है, अमूमन मैं ये बात अपने भी इंस्टाग्राम पे जब भी बात कर रहा हूँ या लोगों में बात करता हूँ, लीडरशिप की डेफिनेशन में डिल्यूजन नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि अगर वो एक टॉप पोजीशन पर आ गए हैं, नाउ दे आर लीडर्स, और ऑल्दो दे आर एक्टिंग एज, नहीं मतलब दे आर, मतलब वो मैनेजिंग कर रहे होते हैं, वो लीडर्स होते ही नहीं है वो। अच्छा, वो डिलीवर कर रहे हैं, लेक्चर्स भी डिलीवर करते हैं, वो वर्कशॉप्स भी करा रहे हैं, लेकिन जब वो ऑन ग्राउंड होते हैं तो वो चीज़ ही नज़र नहीं आती उनके अंदर, वो डिलीवर नहीं कर पाते उस चीज़ को। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल, अभी अभी रिसेंटली एक जगह, मैं आपको पता है जहाँ मैं एसोसिएटेड हूँ, उनका ना बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, इट वाज अ ह्यूज इवेंट। ठीक है जी। उस इवेंट में मैंने जाकर जो उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं उनको मुबारकबाद दी है। उन्होंने मुबारकबाद एक्सेप्ट नहीं की। उन्होंने पता क्या बोला? उन्होंने कहा दिस इज नॉट मी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी, ये मेरी टीम है और इसमें आप शामिल हैं, इसमें मेरा गार्ड शामिल है, इसमें मेरा मेरा वो बंदा जो सिर्फ पानी सब दे रहा था एक दूसरे को, आगे मतलब ऑडियंस को प्रोवाइड कर रहा था, ये सारे लोग शामिल हैं। और उसने फिर सबको बुलाकर अप्रिशिएट किया। तो दैट इज वेरी काउंटेबल। इल्म तो उनके पास है, तो इल्म या किरदार इंपॉर्टेंट होता है आपकी नजर, यानी मोरालिटी के बेस पर होता है, या बस वो नॉलेज उसके पास है, उसने ट्रेनिंग ले ली, एक वर्कशॉप ले ली, 6 लाख रुपए का उसने कोर्स कर कर आ गया वो यूएस से जाकर, और फिर आके यहाँ पे कोर्स करवा रहे हैं, या वो यूरोप से कहीं किसी से बड़ी यूनिवर्सिटी के जगह से वर्कशॉप करके सीख कर आ गए। तो क्या इल्म इम्पोर्टेंट होता है किसी लीडरशिप के अंदर, या किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है? प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। आपने सीख लिया, आपने ये इल्म आ गया ना, अब अगर इल्म के आने के बाद आपने उसको अप्लाई नहीं किया, तो बस वो फिर किस काम का? ठीक है। तो किरदार तो जनरली देखें बहुत शुरू से डेवलप होता है। हम्म, अब इंटेग्रिटी इज अ वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू आपको अपने पेरेंट्स से मिलेगी, आपको अपने टीचर्स से मिलेगी, फिर माशरा आपको बताएगा कि नहीं, अगर आपके अंदर इंटेग्रिटी है तो हो सकता है आपकी गाड़ी छोटी हो और दूसरे बंदे की गाड़ी बड़ी हो। उसके अंदर ठीक है। इंटेग्रिटी नहीं थी, उसने ज़्यादा पैसे कमा लिए किसी तरीके से, हम्म, तो आपको तो जो पढ़ाया गया था वो नाउ क्वेश्चनेबल बन जाता है, वो तो उसकी बिल्कुल। इज्जत ज़्यादा है माशरे के अंदर। अब जो आपने अपनी वैल्यूज़ अक्वायर की थी उनका टेस्ट शुरू हो गया। ठीक है। ठीक है, क्या मैं स्टिल इंटेग्रिटी पे बिलीव करते हुए आगे चलूंगा, या मैं इस दुनिया के खेल तमाशे के पीछे अपने उसूलों को, अपने किरदार को पीछे छोड़ता हुआ आगे चला जाऊंगा। यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि आपके घर वालों ने आपकी कैसी तरबियत की है, आपके टीचर्स ने आपको क्या एग्जाम्पल्स पेश की हैं, और आपने खुद उसको कितना इंटरनलाइज किया, आपके लिए खुद वो चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सब किरदार तो पीछे से आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है। और सेकेंड चीज़, नॉलेज जो आपने एक्वायर की, और फिर उसके बाद उसकी एप्लीकेशन। ठीक है। आपने लीडरशिप की बात की थी ना, देखें लीडरशिप जो है ना, हर एक के पास अलग डेफिनेशन है। डॉक्टर तारिक सुल्तान को सुनता हूँ मैं लीडरशिप पे कभी कभी,
तो वो कहते हैं जी कुछ 100 डेफिनेशन है लीडरशिप। मेरी और आपकी डेफिनेशन क्या है, पहले तो ये देखना पड़ेगा। अगर आप मुझसे पूछे तो मेरी डेफिनेशन ये है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस, ये दो पॉजिटिव, चीजें लीडरशिप ठीक में। है, पॉजिटिव सिर्फ इम्पैक्ट और इम्पैक्ट नहीं, इन्फ्लुएंस, ठीक है, इम्पैक्ट तो नेगेटिव भी होता है बहुत सारे लोगों का, हमारे ठीक है, चारों तरफ बिखरे पड़े हैं ऐसे, जब भी हमारा शहर साल को पहुंच गया। बिल्कुल, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस, ठीक है, ये दो चीजें लीडरशिप का निचोड़ है। हम्म, कि आप जब किसी जगह पे लीड करके जाएं तो वहां बहुत सारे लोग ये महसूस करें कि आपके आने से पहले और आपके जाने के बाद उनके दरमियान बहुत फर्क पड़ा है। ये है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। तो ये लीडरशिप है मेरे नजदीक। आपके नज़दीक लीडरशिप ये। आपको नहीं लगता कि जब ये हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के हवाले से, तो उसमें उसकी जो ज़िम्मेदारी है, जो बंदा पर है, वो खुद को ज़्यादा कामयाब देखना चाहिए, या जिस जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उसको अपने से ज़्यादा कामयाबी की तरफ लेके जाना चाहिए उसे? क्या आपको, क्योंकि मुझे तो प्रैक्टिकली यही दिखता है कि वो बस अपने अंडर ही अपने मोहताज रखते हैं। नो डाउट वो उसको सर्व भी कर रहे हैं, उसके लिए आसानियां भी करते हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स को खुश भी रख रहे हैं, लेकिन बाय द एंड व्हाट आई सी कि जी जब वो सीट खाली होती है तो उसके जो नीचे वाले सबऑर्डिनेट्स है वो उसको फिल करने के उस काबिल रहते नहीं, ऑल दो वो उसको उसके सैलरीज में हेल्प करता है, उसके प्रमोशन में हेल्प कर रहा है, उसको उसको लर्निंग में कुछ ना कुछ हेल्प करता है, लेकिन वो उस जगह को फिल नहीं कर पाता। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है वो। एक ज़माने में पहले मैंने एक जुमला लिखा था जो कि मुझे खुद बहुत पसंद है, कि लोग आम तौर से अच्छे होते हैं, उनको पसंद होता है कि आप ऊंचा उड़ें, हम्म, मगर जब तक कि आपकी फ्रीक्वेंसी उनकी फ्रीक्वेंसी से मैच ना करे। सो अपने आप को ऊपर देखना चाहते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरा सबॉर्डिनेट मुझसे आगे बढ़ जाए और मेरे लिए थ्रेट बने। कोई भी इंसान नहीं चाहेगा ना वो। अगर आपने 48 लॉज ऑफ पावर पढ़ी है तो पहला लॉ है नेवर आउटशाइन योर मास्टर। अग्री, ठीक है ना। तो ये ह्यूमन नेचर है। तो हम में से हर शख्स यही चाहेगा कि यार नीचे वाला बढ़े ज़रूर, मगर मेरे थोड़ा नीचे ही रहे। ठीक है, अब इसका एक तरीका ये हो सकता है कि मैं अपनी नॉलेज में, स्किल में इजाफा करता रहूँ, अपनी एक्सपर्टीज इंप्रूव करता रहूँ। उसका फ़ायदा क्या होगा कि मैं भी आगे बढ़ता रहूँगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक जमूद का शिकार हो गया हूँ और मेरी नमूद नहीं हो रही, तो हम्म, उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये है कि मैं दूसरे को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। उसको एक लिमिट ठीक है, से, उसके लिए एक ग्लास सीलिंग क्रिएट करूंगा कि तू यहाँ से आगे नहीं जाएगा भाई, यहाँ से आगे मेरी फ्रीक्वेंसी शुरू होगी। लेकिन आपको नहीं लगता ये फिर लॉन्ग टर्म में जैसे हम कॉम जैसे बननी चाहिए, फिर आगे वो चाहे वो डिजिटली तरक्की कर रही हो या इकोनॉमी में कर रही हो या रिलीजन में कर रही हो, फिर वो डाउनवर्ड्स ही जाएगी। लाइक लाइक फॉर एग्जांपल, मैं अमूमन ये मिसाल बहुत से लोगों को कोट करता हूँ, दो मिसालें खास तौर पे। एक मिसाल तो मैं अपने बॉस की करता हूँ, जो मेरा एक्स बॉस है, जब मैं बैंकिंग में होता था, बल्कि मैं नाम भी लेना पसंद करूंगा, अजहर हसन साहब। तो वो एक चीज बड़ा मजेदार था, वो कभी भी हमें डाउन होने नहीं देते थे। एक चीज, हमेशा पीछे खड़े होते थे सपोर्ट में। कोई भी हम गलती भी कर जाते करते थे तो डांट तो पड़ती थी, नो डाउट, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आसानी से नहीं, हाँ ठीक है देखेंगे, डांट जरूर पड़ेगी। लेकिन कोई अगर मुसीबत आ गई और उसमें उनको अंदाजा हो रहा है कि यार ये लड़के से नहीं हो पाएगा, तो वो पीछे से सपोर्ट के लिए पहुंचते थे। तो दैट वाज वन ऑफ हिज रोल। लेकिन उससे बढ़कर जो रोल उनका मुझे पसंद था, वो कहते थे ये जो सीट देख रहे हो ना, ये भाई ये मैं कयामत तक नहीं रखने वाला अपने पास, ये नामुमकिन बात है। मैं ये चाहता हूँ ये जो 8 10 15 18 लड़के मेरे अंडर हैं, ये सबको तो नेचुरल तौर पे नहीं कर सकता, बट आई विल ट्राई कि तुम लोग इस सीट पे बैठने के काबिल हो। जरूरी नहीं कि यही सीट मिले, किसी और बैंक के अंदर, किसी और कंपनी के अंदर। तो हमारी तरबियत वो इस तरह करते थे। मुझे डील करना नहीं आता था बॉस सिचुएशंस, मुश्किल सिचुएशंस में मैं पैनिक कर जाता था। तो वो सिखाया, उसने गुजारा उस चीज से। एक तो वो बड़ा मजेदार था। दूसरा किरदार जो आर्मी के अंदर होता है या बादशाहों में होता था, कि वो फ्रंट लाइन पे हमेशा खड़े होते थे, एंड दे यूज्ड टू टेक ऑल द एरोज। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपना जैसे सिपा सलार पीछे खड़ा रखते थे कि अगर मैं मर गया तो क्या होगा। तो होता ये था कि वो आगे नजर आते थे। और तो अगर हम वो सीलिंग खत्म करना चाहें तो क्या हमें करना चाहिए? एक, दूसरा, उस टॉप पोजीशन पे आने के लिए क्या शॉर्टकट सही है? दो सवाल हैं और जवाब थोड़े कुछ सारे हैं इसमें। आप रगड़ा खा रहे हैं और सामने वाले को कहेंगे यार तुम मेरे साथ मिलकर रगड़ा खा लो, तो बहुत कम लोग होंगे जो काम करेंगे। तो हमारे यहाँ तो ये होता है कि बंदा खुद जो है वो लैंड क्रूजर में आता है और अपने सबऑर्डिनेट को कहता है तुम साइकिल पे आओ।
और पहुंचना है बारिश में, हाँ शदीद बारिश में आपने पहुंचना है, क्योंकि मैं तो पहुंच चुका हूँ। या मैं नहीं पहुंचूंगा, आप चले जाओ। आप पहुंच जाए। तो जब हम खुद कुर्बानी नहीं देते ना, जब आप सल्लल्लाहु के पेट पे पास एक पत्थर साहब बांध आए के। तो उन्होंने दिखाया कि जी मैंने पेट पे एक पत्थर बांधा हुआ है, तो आपने 2 पत्थर बांधे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए हमारे मुल्क में तो शॉर्टकट्स ही शॉर्टकट्स हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि बंदा शॉर्टकट ले और उसको शॉर्टकट भी प्रॉपर मिल जाए और उसके बाद प्रॉपर शॉर्टकट लेने के बाद वो कहीं ना पहुंचे, वो पहुंच जाएगा। बट द पॉइंट इज कि जहां वो पहुंच गया है, क्या वो अपने आप को उसका अहल साबित करेगा? अगर मुझे एक पोजीशन मिली हुई है तो क्या मैं उस पोजीशन पे बैठकर लोगों की रिस्पेक्ट अर्न कर रहा हूँ, या लोग मेरे पीछे बैठ के बोलते हैं कि यार ये अजीब स्टूपिड आदमी यहाँ बैठ गया है, इसको तो कुछ नहीं आता और पता नहीं कब जाएगा। ठीक है। तो ये एक बिल्कुल पर्सपेक्टिव है, आपको ये देखना पड़ेगा कि पहुंच जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आज हमारे यहाँ तो माशरा ऐसा है कि आप ना भी मेहनत करें, आपके अच्छे खासे ताल्लुकात हों तो बड़ा आसान हो गया है पहुंचना। आपने सही। इधर से कोई जुगाड़ लगाई, उधर से लगाया, पहुंच गए। अच्छा जी, आपने एक जगह शायद आप ही का था, मुझे याद पड़ता है कि आपने कहा था दीन जो है वो जिंदगी का हिस्सा नहीं है, बल्कि खुद वो एक सिस्टम है, उसका पार्ट नहीं, बल्कि खुद एक वो चीज़ है, वो खुद एक जिंदगी वही चीज़ है। तो आप कैसे इसको डिफाइन करते हैं, ये मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करें। थोड़ी सी लंबी सी बात है। अगर हम पहली वही को देखें ना, तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना तारुफ कराते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। जब हम ये देखें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुलाकात के लिए जाते हैं फर्स्ट टाइम, जब वो कहते हैं जी इन्नी आनस्तु नारा, मुझे आग नज़र आती है, मैं उसकी तरफ जाता हूँ, शायद आपके लिए एक शोला ले आऊँ। तो वहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं इन्नी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना, अपना तारुफ करा रहे हो। ठीक है। उनका तारुफ नहीं करा रहे कि तुम कौन हो, अपने रेफरेंस से करा रहे हैं। तो ज़िंदगी जो है ना, वो अपने आप को ढूंढने का नाम नहीं है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ढूंढने का नाम है मेरी नज़र में, और उसके रेफरेंस से अपने आप को ढूंढने का नाम है। ठीक है। जब मैं खुद शनासी की बात करता हूँ अपने कोर्सेज के अंदर, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का और आपकी ज़िंदगी का मकसद ये है कि हम अल्लाह ताला के रेफरेंस से अपने आप को पहचानें। ठीक है। हम सबसे पहले जो ताल्लुक़ जिस पे काम करते हैं, वो मेरा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ताल्लुक़ है। उसके लिए मैं छोटे-छोटे से कुछ एक्शंस बताता हूँ कि ये आपने करने, कोई बड़ा काम नहीं होता, छोटे-छोटे काम होते हैं। तो जब मेरी ज़िंदगी का मकसद ही ये है, जब हम कुर्बानी की दुआ पढ़ते हैं, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, मेरा सब कुछ ही आपके लिए है, तो मैं जिस टाइम पे काम कर रहा हूँ, मैं उस टाइम पे भी इबादत कर रहा हूँ। ठीक यानी है। मैं अपनी लाइफ का पर्पस पूरा कर रहा हूँ ना। अल्लाह ताला ने फरमाया था कि जी हमें उसने इबादत के लिए पैदा किया, तो जब मैं पर्पस पूरा कर रहा हूँ तो मैं कामयाबी की तरफ जा रहा हूँ। वही चीज़ कामयाब होती है। अगर ये माइक आपका काम ना करे तो आप इसको उठा के फेंक देंगे, दूसरा ले आएंगे, बिल्कुल ऐसे। तो ये पर्पस पूरा नहीं कर रहा। तो मैं जब इबादत कर रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी को पूरी इबादत में ढाल रहा हूँ, तो ज़िंदगी ही इबादत है। चाहे जब आप डॉक्टर होते हैं तो आप ड्यूटी के दौरान सोते भी हैं, मगर तनख्वाह मिलती है उसकी आपको, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि आपको 3-4 घंटे की नींद तो चाहिए ना 24 घंटे की ड्यूटी में से। या आप रोबोट तो नहीं है कि आप काम करते रहेंगे। मगर ऐसा कोई नहीं होता कि कहता कि आप 4 घंटे आपको टाइम मिला था, आप सोने चले गए, अब आपकी 4 घंटे की सैलरी काट लेंगे हम। बिल्कुल आपने ठीक। नाश्ता क्यों किया आधे घंटे, ये काट लेते हैं। तो ये बिल्कुल तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो ड्यूटी का हिस्सा है। सही। अगर मैं अपने आप को रिलैक्स नहीं करूंगा तो मैं उठ के काम कैसे करूंगा? तो इसी तरीके से ये पूरी जिंदगी इबादत बन जाती है। तो दीन और दुनिया तो फिर एक ही चीज हुए ना, ठीक है। इस अंदाज से अगर आप देखें तो, कि हम दुनिया में आए ही दारुल इम्तिहान के तौर पर हैं, कि ये इम्तिहान की जगह है। तो मैं इसको बतौर इम्तिहान लूँ और मैं इसको अपनी लाइफ को अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने का तरीका बनाऊँ। तो जब मैं उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने का मीन्स बना लूँगा, तो मेरी दीन और मेरी दुनिया दोनों एक ही चीज़ हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर, हम स्टार्टेड तरीके से चल रहे हैं फिलहाल तो सवालात, क्योंकि ये हम आपसे मेरी पहली मुलाकात है इस सिलसिले में, तो इंशाल्लाह जब आगे फर्दर हम इस पे एक सीरीज़ बनाएंगे और हम बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रा समझाएं कि बीइंग योरसेल्फ, ठीक है, आपको अगर यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट ऑल्सो, प्रोफेसर भी हैं आप, लीड भी कर रहे हैं, आपको साइंस में और मज़हब में, दीन इस्लाम के अंदर कभी कोई कॉन्ट्रडिक्शन अगर दिखे, तो आपको डेफिनेटली कोई झुकाव होगा किसी एक तरफ। वो झुकाव आप जस्टिफाई कैसे करते हैं, चाहे आप मज़हब की तरफ जस्टिफाई झुकाव हो रहा हो आपका, या फिर साइंस की तरफ, क्योंकि दोनों एविडेंस बेस्ड चलते हैं।
और आज के दौर भी ज़्यादातर लोग इसी की तरफ बात करते हैं कि जी एविडेंस बेस्ड हो। आप कैसे करते हैं इस चीज़ को, कैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? देखिए, बिलीव्स को आप साइंस से साबित नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है, मैं कहूँ कि जी अल्लाह सुब्हाना व तआला है, कोई और कोई जिसको हम कहते हैं मुल्हिद, वो कहे कि नहीं है। मैं एविडेंसेस ये दिखा सकता हूँ कि देखें ये चीज़ प्रूव करती है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला है, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला को बाकायदा हम देख नहीं सकते ना। ये मेरा बिलीफ है, ये मेरा फेथ है, और साइंस इसको माने या ना माने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ अभी चीज़ का पैकेट खोलूँगा, मेरी सारी दरवाजे पे जो बिल्लियाँ हैं वो दरवाजे पे आ जाएंगी, उनको पता चल जाएगा जी ये चीज़ खुल रहा है, ठीक है। मुझे तो नहीं पता चलता। ठीक है। सो मेरा तो एक बड़ा लिमिटेड सा स्कोप है जिसके अंदर चीज़ें देख के मैं समझता हूँ। तो दीन के मामले में आप बेसिकली उसको बिलीव करते हैं। ठीक है। बिलीव इज समथिंग विच इज नॉट इन द डोमेन ऑफ साइंस। तो अब सवाल है कि जी झुकाव पैदा हो, तो अगर फेथ वाली किसी चीज़ की तरफ, पहले तो मैं कोशिश करता हूँ कि रिकन्सिलिएशन हो जाए किसी तरीके से, मुझे वो चीज़ समझ आ जाए। ज़रूरी नहीं कि मैं जाके दूसरों को भी बताऊँ, मैं मज़हब के मामले में आर्ग्यू बिल्कुल भी नहीं करता। भाई आपको समझ आता है ठीक है, नहीं समझ आता आप अपने रास्ते पे चलें, मुझे अपने रास्ते पे चलने दें। हाँ, कहीं कोई इस तरह की चीज़ आ जाए जो कि वाकई में उसके ऊपर सोचना ज़रूरी हो, तो मैं अल्लाह ताला के सामने सवाल रख देता हूँ और मैं उसके बाद ठन मचाता नहीं, हूँ। जैसे आप फेथ के हवाले से बात की आपने, फेथ को अगर हम हटा के बात करें, जो फिजिकल चीज़ें हैं, लाइक मेडिकल साइंसेस के ऊपर हम बात कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल देयर वाज अ टाइम जब लोग चैलेंज देते थे कि जी चलें, मज़हब का एक चैलेंज था कि जी आप एक नया इंसान बना के दिखा लें, ट्राई कर लें कम से कम, या आप यहाँ बैठे बैठे किसी और एक एक्स वाई जी डिस्टेंस के ऊपर किसी से बात करके दिखाएं, बस अपने घर में बैठे बैठे। एंड बाय द टाइम साइंस प्रूव्ड इट, यानी कि आज आपके सामने जूम है, देयर इज फेसबुक एंड देयर लॉट्स, व्हाट्सएप है, आप दुनिया किसी कोने में बैठे आज कहीं बैठे हैं और फेस टू फेस बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो वो जो चैलेंजेस थे, अगर इसी तरह के सिमिलर, डेफिनेटली अब तो हम उस दौर में नहीं है, लेकिन इस तरह कोई बात अगर आती है मेडिकल के हवाले से, नहीं यार मजहबी तौर पे तो आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल, बट अब पीपल आर वर्किंग। लाइक इटली का एक बहुत मशहूर अभी ऑपरेशन रिसेंटली फेल हुआ है कोई 2 साल पहले, वो ये था कि जी वो बंदे का बॉडी खराब थी लेकिन बट हिज ब्रेन वाज परफेक्ट एंड हिज हेड वाज परफेक्ट, तो वो बॉडी को रिप्लेस कर रहे थे, बट ड्यू टू यू नो मिलियंस ऑफ दोज नर्व्स की वजह से, या जो नसें थी वो नहीं लगा सके, वो फेल हो गए, लेकिन बट दे ट्राइड इट। और आपको पता है पीपल डोंट स्टॉप, दे कीप ऑन ट्राइंग इट एंड समहाउ समवेयर दे विल डू इट, लाइक हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, अभी लीवर हो गया है, बाकी सब हो रहा है। तो इस तरह के कॉन्ट्रडिक्शंस के ऊपर आपका फिर झुकाव, या एक क्या कहना चाहिए, मिला मिला देना उस चीज़ को, कैसे करते हैं आप, मैं करेंगे? नॉर्मली, देखें सबसे पहली बात तो ये कि जिस चीज़ को आप मज़हब कह रहे हैं वो क्या है, हम्म। क्या वो किसी कुरान का चैलेंज है, हम्म। और क्या वो किसी की इंटरप्रिटेशन है। हम्म। इंटरप्रिटेशन तो हर दौर में बदलती है। ठीक है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि कोई फ़िक़ही नुक्ता हो, ठीक है। तो मैं फिर उसके लिए ज़ाहिर है फ़स्अलू अहला ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून वाले उसूल पे अमल करता हूँ कि यार मुझे जिस चीज़ के बारे में मशवरा लेना होता है ना, मैं उसके एक्सपर्ट के पास जाता हूँ। हम्म। सो और मुझे ज़ाहिर है थोड़ा सा अपना दिमाग भी इस्तेमाल करता हूँ, थोड़ा सा करता हूँ, दीन तालीम हासिल की, 8 साल तो पढ़ा है कम से कम। माशाल्लाह। तो एट टाइम्स होता है, हम हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल ट्रांसप्लांट के ऊपर कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो बहुत सारे हलके जो हैं वो ट्रांसप्लांट को नहीं मानते, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को, और मेरी गुफ्तगू भी हुई। मेरा उसके अंदर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव था। मैंने कहा जी इंसान की जान बचा रहे हैं हम, अल्लाह ताला तो कहते हैं कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। बिल्कुल। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि अगर आप कहते हैं जी जिस्म अमानत है तो माल भी तो अमानत है, अल्लाह ताला ने तो कहा है कि अमानत है, ये भी तो खर्च करते हैं आप, तो एक चीज़ मेरे काम की नहीं। ऑब्वियसली इस पर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, मैं अपना पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। ठीक है। सो वी आर अलाउड टू हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। अगर आप फ़िक़्ह की कोई भी किताब उठा के देख लें, हम्म। अगर आपको उसके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना नजर आए, आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। ऐसा कोई स्कूल ऑफ थॉट नहीं है सही। जिसमें उस स्कूल ऑफ थॉट के, फॉर एग्जांपल अगर हम हनफी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं तो नीचे किसी ने इमाम अबू हनीफा से जो है वो इख्तलाफ ना किया हो, उनके शागिर्द एट टाइम्स जो है वो उनके अगेंस्ट जाते थे, मगर इट वाज अ रिस्पेक्टफुल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ये नहीं कि मैं उठा के तुम्हारा गला काट दूंगा, या मैं तुमने ये कहा कैसे और दूसरे पे फतवा लगा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता।
इट्स अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ थिंग्स। तो वो वाला एक स्कोप अलाउड है ना, तो आप अगर थोड़ी सी तालीम हासिल की हुई और दी तो आपको बहरहाल मार्जिन मिल जाता है। ठीक है जी। अच्छा, एक सवाल और थोड़ा सा डिफरेंट है, बट नॉट फ्रॉम रिलीजन, बट कंपटीशन इम्पोर्टेंट है या कोलैबोरेशन? हमारा अलमिया है ये कि हम इस वक्त एक कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में रह रहे हैं। हमारे दीन ने जो हमें सोसाइटी दी थी ना, वो कॉम्पिटिटिव नहीं थी, वो कोलैबोरेटिव थी। ठीक है। अब अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है तो आप छोटी गाड़ी वाले को यूं करके देखते हैं, ठीक है। आपके पास छोटी गाड़ी है तो आप साइकिल वाले को यूं करके देखते हैं, आपको लगता है ये सारा आपका कमाल है। और अनफॉर्चुनेटली जो अनलॉफुल मीन्स ऑफ जनरेटिंग वेल्थ है हमारे यहाँ, जो कि खासे कॉमन हो गए हैं, उसने ये कंपटीशन क्रिएट किया। अब हम एक दूसरे की मदद के लिए नहीं जीते, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए जीते हैं। तो ऐसी सोसाइटी बहुत लंबे अरसे तक पनप नहीं सकती। इसलिए कि अगर मैं माइक्रोबायोलॉजी से ही आपको एग्जांपल दूं, हम टेस्ट ट्यूब के अंदर एक जो है वो महलूल रखते हैं, छोटा सा एक सोल्यूशन होता है, ब्रॉथ कहते हैं उसको। उसमें हम बैक्टीरियल कल्चर का एक छोटा सा हिस्सा डालते हैं, जिसमें चंद हजार बैक्टीरिया होते होंगे। नाउ दे स्टार्ट ग्रोइंग। वो एक कर्व फॉलो करती है, ठीक है। क्योंकि वो एक फाइनाइट जगह है, बैक्टीरिया वहां से निकल के भाग नहीं सकते। अपनी उम्र पूरी करते हैं, मर जाते हैं, दूसरे आ जाते हैं उनकी जगह। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वहाँ न्यूट्रिशन खत्म होना शुरू हो जाती है तो वो एक डिक्लाइन की तरफ जाती है पॉपुलेशन। हमारा अनफॉर्चुनेटली सिस्टम ये है कि हम भी एक ऐसी एनवायरनमेंट में है जिसमें बहरहाल एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है। कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा ताकतवर हैं, उनके ताल्लुकात बेहतर हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर है, उनके बच्चों के पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। अब जो कमज़ोर वाला शख्स है, या तो वो पिसता रहेगा, मगर उसके पास इख्तियार है, वो निकल के भाग सकता है, या वो भाग जाएगा। तो कोलैबोरेटिव सोसाइटी हमें बनानी चाहिए थी, उसके लिए एफर्ट करनी चाहिए थी, मगर अनफॉर्चुनेटली वो है नहीं। हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं कोलैबोरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए देखिए, अब अगर एज अ आप टीचर? अच्छा देखिए, एक बात जहन में रखें कि पूरी दुनिया को ठीक करना मेरी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है। सही है। स्टीवन कवी अगर आपको याद हो तो वो कहता है कि जी हमारे पास 3 सर्कल्स होते हैं, सर्कल ऑफ कंट्रोल, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सर्कल ऑफ कंसर्न। इसको किसी हद तक आप उस पर मैप कर सकते हैं कि बुराई को अपनी हाथ से रोक दो, ज़बान से रोक दो, या उसको दिल में बुरा जानो। आई थिंक पैरेलल ड्रॉस हो सकते हैं। कोई नहीं करना चाहे या उसको पसंद नहीं आए ये बात, तो उसकी मर्जी है। सो कंट्रोल वाली जो जगह है, वहां पे मुझे एक्शन लेना है। ठीक है। सो मेरा डिपार्टमेंट, मेरी क्लास, मेरा कोर्स, मेरे क्लाइंट्स, यहाँ पे मेरे पास कोई वो बॉर्डर लाइन जगह है जहाँ पे मैं कंट्रोल और इन्फ्लुएंस के दरमियान हूँ। मेरी साथ मेरे 100% कंट्रोल में तकरीबन, अनलेस के कुदरत ने कोई और चीज़ डिसाइड की हुई हो। उसके बाद कुछ ऐसी जगह हैं जिन लोगों को मैं जानता हूँ। अब मेरा ये सर्कल तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा है, बिकॉज पढ़ने वाले लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मेरा राब्ता रहता है, तो उनसे मैं बात कर सकता हूँ कि यार ये चीज़ ठीक नहीं। आज मैं गया था सुबह अपनी गाड़ी में छोटा सा काम करवाने के लिए, तो उसने वो रैपर निकाला, वहीं फेंक दिया। मैंने उससे कहा यार एक ड्रम रख लो यहाँ पे, तुम्हें कचरे का डब्बा ही रखते। वो उसने कहा जी हमने वो ड्रम रखा था पानी का, वो ले गया कोई। मैंने कहा इसको सदका समझ के रख लो, आपका कचरा इसमें पड़ेगा, हो सकता है आपको देखे कोई और भी रख ले। तो ये शाम में जगह से जहाँ से मैं गुजरता हूँ तो ये बर्बाद होती है, कचरा इतना बड़ा, यही कचरा एक ड्रम में जा सकता है ना, सफाई करने वालों को भी आसानी होगी, चलने फिरने वालों को भी आसानी होगी। अब ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस था। अच्छा, क्या हुआ कि जब मैं पेमेंट करके निकला तो उसने जो दूसरी चीज़ का रैपर था वो उसने अपने पास ही कचरे के डब्बे में डाला। उसने कहा सर देखें बहुत बड़ा फर्क मैंने है। ये काम कर दिया। एटलीस्ट वो सोचेगा तो ना, कम से कम। बिल्कुल। सो मेरा जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, मैं बात कर सकता हूँ, मैं वहाँ पे बात ज़रूर करूँ, जहाँ मौका लगे प्यार मोहब्बत से समझा के, हिकमत के साथ, चढ़ाई नहीं कर देनी दूसरे के ऊपर। ठीक है। तो ये सर्कल ऑफ कंसर्न इसके बाद आता है। मैंने ये देखा है कि जब आप अपने सर्कल ऑफ कंट्रोल और इन्फ्लुएंस पे काम करते हैं ना, तो आपका सर्कल ऑफ कंसर्न छोटा होता जाता है, या ये वाले सर्कल्स बड़े होते जाते हैं, यूँ समझ लें। तो लोग ज़्यादा मेरी बात सुनने लगते हैं, लोग ज़्यादा मेरे कंट्रोल के करीब आने लगते हैं। तो हमारा ये रोल है कि मैं ये देखूं कि यार मेरी डायरेक्ट जिम्मेदारी क्या है, मेरा सारा फोकस उस पर होना चाहिए। फिर कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे मैं बात करके काम चला सकता हूँ। हम कौमी तौर पे उल्टा चलते हैं, हम हर उस चीज़ के बारे में बात करेंगे जहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते, और सारा दिन सिर्फ बात करते रहेंगे उसके बारे में, बिकॉज इट गिव्स यू एस्केप कि जी आप वो काम ना करें जो आपके करने के थे। हम सब यही कर रहे हैं ना। पान वाले से पूछे तो वो दिफाई माहिर बना हुआ है, आजकल सब लोग आप ही माहिर बने हुए।
तो द पॉइंट इज कि यार आपका जो अपना एरिया ऑफ कंसर्न है आप वहां ठीक से काम कर लो, उधर कोई काम ही नहीं करना चाहता। उधर वो काम नहीं करना चाह रहा क्योंकि वहां तो जवाबदेही है ना। तो ये है हमारा मसला कि अगर हम इन तीनों जगहों पे अप्रोप्रिएट एक्शन ले लें तो हमारा मसला काफी हद तक हल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे। इतनी जल्दी अग- आखिरी सवाल आ गया? अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आप के नज़दीक नहीं बल्कि नज़दीक क्या, आप अगर आज प्रोफेसर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ना होते तो क्या होता? जबरदस्त सवाल है, दिस इज द क्वेश्चन आई लव टू आंसर। लाइफ ने बड़े टर्न्स लिए और ये जो सारे फैसले थे ना इसमें ज्यादातर इत्तफाकात थे। ठीक है। एमबीबीएस करना, पीएचडी करना भी, उसके बाद के जो फैसले हैं वो अपनी मर्जी के फैसले हैं। किसी हद तक इत्तेफाक का भी रोल है मगर मेनली अपनी मर्जी के हैं। तो आफ्टर माई पीएचडी आई गॉट इनटू एन एमबीए। मार्केटिंग में मैंने एमबीए किया, मुझे मार्केटिंग बहुत पसंद है। मैं उसको, अगर आप ये जो मेरी चारों तरफ कोई 1000-2000 किताबें पढ़ी हुई हैं उनमें से मेजॉरिटी की किताबें सेल्फ डेवलपमेंट पे हैं या मार्केटिंग पे हैं या रिलीजन पे हैं। तो मैं मार्केटिंग में बाकायदा गुरुज को फॉलो करता हूँ। नेक्स्ट एमबीए एक ऐप है, मैं उसको सब्सक्राइब किया हुआ है, उसको मैं, और जब ऑफिस जा रहा होता हूँ तो मैं डेली सुनता हूँ कुछ ना कुछ उसमें से। अगर आप मुझसे सवाल करेंगे जी आपने मार्केटिंग के बारे में आखिरी लेक्चर कब अटेंड किया था, तो मैं कहूँगा आज किया था। एंड दिस अच्छा। इज ऑलमोस्ट एवरी वर्किंग डे। राइट। अगर आप मुझे पूछेंगे कि आपने माइक्रोबायोलॉजी पे आखिरी किताब कब पढ़ी थी, तो मैं कहूँगा जो आखिरी क्लास जिस दिन हुई थी ना बस उस दिन किताब खोल के देखी थी, वो थोड़ा सही। सा नजर डाली थी, वो भी उसके बाद कुछ नहीं किया था, अपने शौक से कुछ नहीं किया। मार्केटिंग के बाद पर्सनल डेवलपमेंट। शायद अगर मुझे दोबारा से सारा कुछ डिजाइन करने का मौका मिले, अल्लाह ताला मुझे दोबारा भेज दें और कहेंगे चलो भाई तुम्हारी मर्जी है, तो आई वुड हैव गॉन इनटू एन एचआर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है। अच्छा, कोई रुकावट नहीं है, मैं उस तरफ आ गया हूँ। मैं एचआर में नहीं हूँ मगर मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का ही काम करता हूँ कॉन्स्टेंटली, मेरा पर्सनल काम वही है नमूद का। और उसके अलावा भी यूनिवर्सिटी में भी लोग अब मुझे सॉफ्ट स्किल्स, लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल्स और इन सारी चीज़ों की वजह से जानते हैं। तो आई एक्चुअली काइंड ऑफ टुक अबाउट 10 years टू कार्व दैट रूट। तो मैंने अपनी वो पहचान बना ली, तो मैं इस तरफ जाता ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की तरफ। अच्छा, अब वो कब हुआ? पीएचडी हो गया, एमबीए हो गया, एमएससी ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी हो गया, दरस निज़ामी हो गया। अब मैंने कहा कि यार अच्छा एक और छोटा सा डिप्लोमा हो गया जो कि मेडिकल एजुकेशन का था। उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी, बड़ों को कैसे पढ़ाते हैं, और वो चीज़ें फिर अप्लाई होना शुरू हुई थी। तो आई वेंट इनटू लाइफ कोचिंग, उसके बाद एनएलपी एंड हिप्नोसिस, उसके बाद लीडरशिप थ्रू मैक्सवेल, और अब कुछ और अपने ऊपर थोड़ा बहुत मजीद काम जारी है। तो मैंने कुछ और चीज़ें देखी हैं जिसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाने का इरादा है। तो इट्स ऑल पर्सनल डेवलपमेंट। इट्स ऑल पर्सनल डेवलपमेंट। तो यानी कि आप अगर माइक्रोबायोलॉजिस्ट ना होते तो आप एचआर के अंदर कोई गुरु होते। बन ही गया हूँ तकरीबन तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह, बन ही बिकॉज गए। अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल क्लाइंटेल भी है, लोकल भी है, एंड आई वुड प्रोबेबली वुड वांट टू गो अहेड ऑन दिस रोड ओके। कि ग्रेजुअली बस माइक्रोबायोलॉजी उतनी की जाए जितनी जॉब की रिक्वायरमेंट है, और वो रिक्वायरमेंट पूरी की जाए, ज़ाहिर है उसकी तनख्वाह मिलती है। यदि अंडर ग्रेड्स को पढ़ा दिया थोड़ा बहुत, और रिसर्च कर ली हल्की फुल्की सी, सही। करिकुलम डेवलपमेंट, क्योंकि एजुकेशन की तरफ काम है तो वो सारी चीज़ें मेरे पास होती हैं। मैं करिकुलम कमेटी का मेंबर भी हूँ। इन चीज़ों पे काम कर लिया एंड दैट्स इनफ। देन शाम को जब वो दुकान बंद करके आ गए तो उसके बाद फिर ये वाला काम है। हम्म। फिर जीना, मरना, ओढ़ना, बिछोना सब यही है, सब यही। और मैं आगे इसको एक्सपैंड करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ। आपके साथ वैसे ही उठना बैठना रहता है हमारा, मुलाकातें रहती हैं, बहुत कुछ सीखा है मैंने आपसे, और आपके ख़ास तौर पे गैदरिंग में जब बैठते हैं। सो इट वाज गुड फन। और एक पर्सपेक्टिव के लिए मैंने ये चाहा कि हम कुछ तरह बात कर लें इसके ऊपर, लेकिन आगने वाले एपिसोड्स में हम इसको डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, नमूद के लिए ख़ास तौर पे एक अलग सा हम सेशन करेंगे, हम किस तरह पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं उसके अंदर एक टॉपिक्स हैं। वी वुड लाइक टू हैव अ डिस्कशन बेस्ड ओवर इट। और अब इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। और ये बड़ा ज़बरदस्त काम है जो आपने शुरू किया। आप हमारी यूनिवर्सिटी को दागे मुफारकत दे गए, इसका हमें दुख है, लेकिन ज़ाहिर है इंसान को मूव ऑन करना होता है। बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा रहा आपके साथ। आपने सवालात के जवाबात को बड़ी गहराई के साथ दिया है, और इंशाल्लाह इसको सिलसिले को मज़ीद बढ़ाएंगे आपके साथ, इंशाल्लाह और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा आपके साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपका बहुत भी अच्छा। बहुत बहुत